नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है और एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है हर स्टूडेंट के लिए। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर केवल आपकी नॉलेज आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए मदद नहीं करती, बल्कि नॉलेज प्लस आपकी स्किल एंड प्लस माइंडसेट, ये तीन चीज़ें आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए मदद करती हैं। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट दैट द गॉड एंड द डेविल बोथ लाइज इन द डिटेल्स। और क्योंकि वो डिटेल्स में लाई करते हैं, इसलिए स्टूडेंट को एग्जाम में किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या उसकी ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए, क्या गलतियां उसको एग्जाम में नहीं करनी है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई हैं, क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं डिफरेंट सीक्वेंस को अटेम्प्ट करने की, ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। और एडिट टू दैट एंड में तीन बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे करीबन 10 से 12 सालों के एक्सपीरियंस से चीज़ें मैंने सीखी हैं, तीन इंपॉर्टेंट लेसन मिलेंगे जो आपको आपके एग्जाम के अंदर बाकी लोगों से काफ़ी एज दिलवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समझना शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, सेक्शन वाइज डिटेल्स, लास्ट ईयर कट ऑफ, व्हाट नॉट टू डू इन द एग्जाम, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, डिफरेंट अप्रोच एंड सीक्वेंसिंग, एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो मेरे तकरीबन 12 साल प्लस के एक्सपीरियंस से मुझको आई हैं और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले ये एग्जाम के अंदर क्या क्या सेक्शंस आते हैं। दोस्तों टोटल 5 सेक्शन आते हैं इस एग्जाम के अंदर: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सेक्शन के अंदर दो चीजें जो बहुत कॉमन है वो है कि हर पैसेज के अंदर, पूरा पेपर पैसेज वाइज रहता है, हर पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, चाहे कोई सा भी सेक्शन हो, और हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। तो ये दो चीजें इसके अंदर बिल्कुल फिक्स रहती हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 120 मिनट्स होते हैं। अब समझना शुरू करते हैं हम लोग किसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर दोस्तों 6 पैसेज आते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन, मतलब 30 मार्क्स। करंट अफेयर्स के अंदर 7 पैसेज आते हैं दोस्तों, 7 पैसेज मतलब 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 6 पैसेज आते हैं दोस्तों, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लीगल रीजनिंग के अंदर 8 पैसेज आते हैं, तो सबसे ज्यादा लीगल रीजनिंग के अंदर आते हैं, देन करंट अफेयर्स के अंदर, एंड देन उसके बाद में रीडिंग कॉम्बिनेशन और लॉजिकल रीजनिंग में सेम आते हैं। 8 पैसेज आते हैं ऑफ 5 क्वेश्चन ईच, दैट इज 40 मार्क्स ऑफ 1 क्वेश्चन ईच, तो 40 मार्क्स हो गए। एंड थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 3 पैसेज आते हैं 5 क्वेश्चन के, सो इट इज 15 क्वेश्चन टोटल एंड 15 मार्क्स टोटल। तो ये होता है पूरे पेपर का पैटर्न। हम लोग अगर देख के समझें तो 3 सेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पेपर के अंदर रहते हैं, वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बेसिकली करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तकरीबन सेम रहता है। तो ये चारों मिला के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप अभी बताना चाहूँ, अगर आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आपको उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, तो इसके लिए आपको इसके हर सेक्शन को बराबर इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। वो स्टूडेंट तो शुरू से सोच लेते हैं नहीं मैथ्स तो करनी नहीं ना, क्या हुआ बस 15 नंबर की आती है, ये बस 15 नंबर नहीं होते दोस्तों। इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मिलेगी और उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि इस 15 में से 8 नंबर आपके कितना आसानी से आ सकते हैं। चलिए तो आप समझना शुरू करते हैं कि हर सेक्शन में ऑप्टिमम टाइम क्या क्या देना होता है। व्हेन वी से अबाउट ऑप्टिमम टाइम, इट इज अ रेंज। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये फिक्स होता है, एंड इस रेंज के अंदर 1-2 मिनट आगे पीछे की गुंजाइश होती है। जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम पे करंट अफेयर्स जो कर लेते हैं, वो लोग 8 मिनट के अंदर करंट अफेयर्स करके करीबन उसमें 28 से लेकर 30 के आसपास मार्क्स लेके आ जाते हैं, और वो 8 मिनट में हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ ली। तो उनके पास क्या फायदा होता है कि एग्जैक्टली 30 के आसपास मार्क्स उनको 8 मिनट के अंदर मिल जाते हैं, तो यहाँ पे उनके 4 मिनट बच जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम समझें तो क्या क्या चाहिए इसके अंदर, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में 25 से 30 मिनट लगेंगे, करंट अफेयर्स के पैसेज में 10 से 12 मिनट ऑन द सेफर साइड, वरना 8 से 10 मिनट लगते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के आपको सेक्शन के अंदर 25 to 30 मिनट्स लगेंगे, अगेन बिल्कुल सेम। देन इसके बाद में आता है आपका लीगल रीजनिंग, सोच के करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, आपके एग्जाम का बेस बनाता है। और अगर कभी 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो उस केस में जिसके लीगल रीजनिंग के अंदर ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो 35 से 40 मिनट्स, एंड देन फाइनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 नंबर का 10 to 20 मिनट्स। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका सीन रहता है एग्जाम के अंदर। हर सेक्शन के अपने फायदे अपने नुकसान है। जैसे कि क्वांट का अपना फायदा है कि अगर क्वेश्चन सही है तो आपका पक्का सही हो रहा है, फिक्स नंबर मिल रहे हैं। वहीं लीगल का फायदा है कि आप लोगों को अगर लीगल नॉलेज की आइडिया है, आप लोग एक बार क्लियर थिंकिंग करना शुरू कर दिए हैं, आप लोगों को एक बार समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो आप लोगों को ये सेक्शन आसान है। लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग में CR भी आता है। तो CR और लॉजिकल रीजनिंग का फायदा ये होता है कि अगर आपकी इंग्लिश पे बेस अच्छा है, अगर आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से कर पाते हैं, तो ये सेक्शन के अंदर आपके चांसेस सही होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड देन फाइनली करंट अफेयर्स का फायदा होता है कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिलते हैं। आपके पूरे साल की मेहनत जो होती है, ये सब सेक्शंस के अंदर दोस्तों हो सकता है आपकी कितनी भी पढ़ाई के बाद आपको वो चीज़ ना आए, पर करंट अफेयर्स में आपकी मेहनत कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स देती है। अब हम लोग समझते हैं इस एग्जाम के अंदर कितने
बेसिकली हमें मार्क्स चाहिए होते हैं और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर हम लोग देखें लास्ट ईयर की कट ऑफ, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ दोस्तों सबसे पहले नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर की 103.5 गई थी, 103 नंबर गए थे। एंड देन उसके बाद में नालसार हैदराबाद 99, देन 96, कोलकाता जोधपुर 93, भोपाल 92, गांधीनगर 92, मुंबई 91, कटक 82 एंड इस तरीके से एंड में पटियाला 82। तो अगर हम देखें दोस्तों तो बेसिकली जो टॉप 5 एनएलयूज हैं 1 2 3 4 5 टिल भोपाल, ये सारे एनएलयूज की कट ऑफ 92 नंबर से ऊपर गई है ना। एंड देन उसके बाद अगर हम लोग देखें तो टॉप 10 एनएलयूज के अंदर 1 2 3 4 5 ये टॉप 10 एनएलयूज के अंदर कट ऑफ 87.25 तक गई है। तो बेसिकली कहानी क्या निकल के आती है कि 87.25 आपको टॉप 10 के लिए चाहिए और टॉप एनएलयू की चाहिए 103। अब मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चा अपनी तैयारी शुरू करने के पहले दिन ही सोचता होगा हाँ मेरा तो टारगेट ही सीधा है, मुझे टॉप 10th एनएलयू में ही जाना है। ऐसा तो कोई नहीं सोचता दोस्तों, हम सब लोग शिखर पे जाने की ही उम्मीद रखते हैं और उसी के लिए मेहनत करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जो स्कोर अचीव करना होता है दोस्तों, वो 110 के आसपास मिनिमम अचीव करने का टारगेट रखना होता है। और वो क्यों रखना होता है? क्योंकि पिछले 2 साल से कट ऑफ बढ़ रही है। लास्ट टू लास्ट ईयर कट ऑफ 90s के अंदर थी, अब 103 हुआ है और अब आगे लोगों को इस पेपर का और आइडिया लगता जा रहा है, क्योंकि 2 साल पहले ही पैटर्न चेंज हुआ था। तो क्योंकि उनको और आइडिया लग रहा है तो वो लोग और इसके अंदर व्हाट वी कैन से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और इसके अंदर परफेक्ट होते जा रहे हैं। तो इस बार आप लोगों को 110 नंबर मिनिमम लाने हैं एंड 135 से 150 के बीच में अटेम्प्ट होने हैं। बहुत सारी जगह पे आपको लोग कहेंगे कि नहीं बहुत सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक प्रिंसिपल होता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रिंसिपल क्या होता है कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट, हम वैसे अभी आपको आगे सिखाने वाले हैं, बट आप वो क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट मत करिए जिस क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है और उसके अलावा क्या कहानी रहनी है ये आगे स्लाइड के अंदर टोटल परफेक्टली आने वाला है। तो आप समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सुकरम ऑल इंडिया रैंक 5 150 अटेम्प्ट, निधि ऑल इंडिया रैंक 2 144 अटेम्प्ट, है ना। इसके बाद में प्रियांशु ऑल इंडिया रैंक 72, ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, 140 प्लस अटेम्प्ट। सब लोगों के 140 से ज़्यादा अटेम्प्ट रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि ये सब लोग जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो बहुत कम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट कम करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सेक्शंस के कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे उसका मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आप लोगों को कट ऑफ भी बिल्कुल क्लियर हो गई, किस तरीके से जनरल की, शेड्यूल कास्ट की एंड शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ रहती है। एंड देन इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों व्हाट नॉट टू डू पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट नॉट टू डू। एग्जाम के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है दोस्तों। सबसे पहले समझिए, आपको एग्जाम के अंदर, ये बहुत ध्यान समझिएगा, आपको एग्जाम के अंदर किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जाना है। यू डोंट नीड टू गो इन द एग्जाम विद अ प्री कंसीव्ड नोशन। मतलब क्या होता है इसका? प्री कंसीव्ड नोशन का बहुत क्लियर मतलब हम सब लोग जानते हैं। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपकी नजर पे कोई सा भी, यू मस्ट नॉट हैव एनी व्हाट वी कैन से एनी प्री कंसीव्ड नोशन ऑन योर हेड की एग्जाम तो इसी तरीके का होना है, मैथ्स तो ऐसे ही आएगी, लीगल में तो ये होगा ही, मेरी तो सीआर बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी करने वाला हूँ, मैं लीगल बहुत ही अच्छी करने वाला हूँ, मैथ्स को तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल तोड़ ही देता हूँ। इस तरीके की सोच के साथ एग्जाम देने नहीं जाएं। तो इसलिए आपकी नज़र पे कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए। आपकी नज़र पे यू मस्ट नॉट हैव एनी लेंसेज ऑन योर आईज। आपको क्या सही तरीका होना चाहिए दोस्तों? सही तरीका होता है ये वाला, जिसके अंदर आप एग्जाम में जब जाते हैं तो आप कुछ भी पहले से सोच के नहीं जाते हैं। नो बाइजनेस, नो प्री कंसीव्ड नोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नो आप लोगों के लिए जो है वो है दोस्तों, डोंट स्टिक इन कंफ्यूजन। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट स्टेज इन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड ऑल्सो इन द एग्जाम। जब आप एग्जाम के अंदर होते हैं दोस्तों तो आपके साथ बहुत बच्चों ने मुझे बोला है कि सर एक समस्या आती है कि 4 ऑप्शंस होते हैं सर, और उस 4 में से हम 2 ऑप्शंस तो बहुत आसानी से काट देते हैं, पर 2 ऑप्शंस में हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं। और 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन में रहने के बाद अगर माने हम उस वाले क्वेश्चन में 40 सेकंड्स देने थे तो शुरू के 2 ऑप्शंस तो हम लोगों ने 20 सेकंड्स के अंदर काट दिए, पर बाकी के 2 ऑप्शन काटने में हमको करीबन 30 सेकंड्स भी और कभी बार 1 मिनट लग जाता है। तो क्या करें? दैट इज बेसिकली इस टाइम पे आप लोगों को एक वर्ड बोलना होता है। इस टाइम पे आपको खुद को, अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप को समझाना होता है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को और 20 सेकंड्स के बाद में प्लस 20 सेकंड्स दिए तो इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी तकरीबन 80% टू 85% होगी। और अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी को 85% से बढ़ा के 95% के आसपास करना है, 10% और बढ़ाना है, तो आपको उसके अंदर करीबन
20 सेकंड और देने पड़ रहे हैं। जब आपको 20 सेकंड और देने पड़ रहे हैं तो आपका टाइम डबल हो गया। वो टाइम जो दूसरे क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकता था, क्योंकि वो दूसरे क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन के चांस अपने आप कम होंगे। सो डोंट स्टिक इन कंफ्यूजन। आपको जब पता पड़ गया है आपको कि इस पेपर में इस क्वेश्चन के अंदर ये 4 चीज़ें थी, मैंने इसके हिसाब से ये सही लगाए तो आगे बढ़ो। समझ में आ गया? पहला। दूसरा, बच्चे क्या करते हैं, वो किसी एक्स माने क्वेश्चन नंबर 23 पे हैं, तो जब क्वेश्चन नंबर 23 पे होते हैं तो सोचते हैं कि ये 22 के अंदर मैं सही करके आया हूँ नहीं आया हूँ, अरे वो 19 वाला सही किया था कि नहीं किया था। और दूसरा सोचते हैं कि 23 पे होते हुए यार आगे वाले क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। इस तरीके की सोच के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये एग्जाम में आपकी कैपेसिटी बहुत कम कर देता है। तो याद रखें, डोंट स्टिक इन कंफ्यूजन। नेक्स्ट इसके बाद आता है नो इफ नो बट ओनली सिलेक्शन। वॉट इफ के अंदर नहीं रहना है दोस्तों, वॉट इफ के अंदर नहीं रहना है। वॉट इफ के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपकी तैयारी के टाइम भी और तैयारी के बाद जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उस टाइम भी कितनी बार ख्याल आता है कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं मुझे आगे के क्वेश्चन नहीं आया तो, कहीं कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई तो, कहीं सब लोगों का बहुत अच्छा जा रहा हो मेरा नहीं जा रहा हो तो। और एग्जाम से पहले क्या होता है, कहीं ये जो चीज़ है बाई चांस मुझे आज आ रही है एग्जाम वाले दिन नहीं आई तो, ये वाली गलती बाई चांस मुझसे केवल एक बार हुई है इतने दिनों में, वो एग्जाम वाले दिन भी हो गई तो आप याद रखें, जब कभी आपके दिमाग में वॉट इफ आए, आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वॉट इफ इज नॉट अ रियलिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ अ थॉट विच इज वन ऑफ द प्रोबेबल आउटकम इन द फ्यूचर बट नॉट द ओनली प्रोबेबल आउटकम इन द फ्यूचर। आपको पता होना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में ये एक प्रोबेबल आउटकम है, ये केवल आउटकम नहीं है। सो व्हाट इफ से बचना शुरू करें। और वो कैसे रहेंगे, व्हेन यू आइडेंटिफाई योर थॉट। जब आप अपने थॉट्स को पहचानना शुरू कर देते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ ये तो थॉट है, मुझे समझना है कि ये थॉट है, ये कोई समस्या नहीं है, थॉट तो आ सकता है। जबकि आपको ये नहीं सोचना होता कि ये थॉट दिमाग में आया तो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी बच्चे के दिमाग में थॉट आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अब उस बच्चे को यहाँ से 2 रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता मिलता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अच्छा ठीक, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो उस थॉट के कॉन्सिक्वेंस से अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करवा रहा है। ये गलत है। सही क्या है कि उसके दिमाग में थॉट आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो तुरंत समझे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये एक थॉट है। क्योंकि ये एक थॉट है इसीलिए मुझे कोई समस्या नहीं है। समझ में आ गया? तो व्हाट इफ में ना रहे। नेक्स्ट इसके बाद आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, नो डे ड्रीमिंग, नो पैनिकिंग, नो ओवर थिंकिंग। ये 3 चीजें बिग नो है। डे ड्रीमिंग मतलब आप लोग जानते हैं एग्जाम में भी और घर पे पढ़ते में भी, आप पढ़ते पढ़ते एकदम से सोचने लग जाते हैं और वही व्हाट इफ वाली कंडीशन, या तो अच्छा सोचेंगे या बुरा, और ऐसे करके सोचने लग जाएंगे। वो डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, पेपर में भी डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। देन इसके बाद में नो पैनिकिंग। पैनिक होने से कुछ हो नहीं रहा है दोस्त, आपको समझना पड़ेगा। इफ यू आर गेटिंग पैनिक्ड, आपके एग्जाम में उसका कोई पॉजिटिव फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका कोई पॉजिटिव फर्क नहीं आ रहा है, इसीलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम सामने है, आप उसको पूरे मन से दीजिए। आप ध्यान रखिए दोस्तों, कितनी बार आपको मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में समझाया है कि यार 2 घंटे की मूवी देखने जाते हो जब 500 रुपये खर्च करके, तो उस टाइम पे वो 2 घंटे की मूवी को पूरी देखते हो, एंड तक उठ के नहीं आते हो। और अब तो तुम इतने सारे करीबन 4000 प्लस रुपये खर्च करके तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तो वो 2 घंटे का एग्जाम पूरे मन से दो ना। क्यों उसके अंदर अपने आप को पैनिक और ओवर थिंक करना। गो एंजॉय द एग्जाम। सो नो पैनिकिंग एंड नो ओवर थिंकिंग, ये 3 चीजें नहीं करनी है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है दोस्तों, मैं इतने सालों से अपने हर स्टूडेंट को बताता आ रहा हूं, 1 स्टेप एट अ टाइम यू विल गेट देयर। बिल्कुल याद रखें, हर बार यहाँ पे स्टेप है मतलब 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। जो क्वेश्चन सामने उसके बारे में सोचेंगे, जो बीत गई सो बात गई, और जो आने वाला है उसकी पता नहीं, तो इसलिए 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये वो पॉइंट्स थे जो हमें एग्जाम में नहीं करने थे। क्या क्या पॉइंट्स थे? पहला, आपको प्री कंसीव्ड नोशन से नहीं जाना था। दूसरा, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना था। तीसरा, आपको व्हाट इफ के अंदर नहीं फंसना था। एंड फोर्थ, आपको डे ड्रीमिंग, पैनिकिंग एंड ओवर थिंकिंग नहीं करनी थी। मैं उम्मीद करके चलता हूं आपको यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग समझते हैं व्हाट आर द डूज। बहुत इंपॉर्टेंट डूज हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। तो टोटल 10 पॉइंट है व्हाट आर द डूज में। तो हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, व्हाट आर द डूज के अंदर सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, स्किम द पेपर इन द बिगिनिंग। स्किम द पेपर का मतलब होता है कि आप एक बार सरसरी निगाह से जल्दी से पेपर के अंदर देख लें कि क्या क्या है। बट ये एक ऑप्शनल पॉइंट होता है, जरूरी नहीं है हर स्टूडेंट ये कर पाए, और जरूरी नहीं है कि किसी को करना ही हो। अगर आप स्किम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्किम नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, डोंट बी एडमेंट। ये सबके लिए जरूरी है। याद रखो, एग्जाम को पास करने जा रहे हो, उसको क्रैक करने जा रहे हो, उससे लड़ने नहीं जा रहे हो। क्योंकि तुम एग्जाम से लड़ने नहीं जा रहे हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम देते समय
अपना पेपर अटेम्प्ट करते समय एडमेंट नहीं होना है। एडमेंट नहीं होना है मतलब कि नहीं नहीं मेरे मॉक के अंदर तो मैथ्स में हमेशा 12-13 नंबर आते थे, यहाँ कैसे नहीं आ सकते, मैं तो करके रहूंगा। नहीं नहीं मेरा लीगल में हमेशा ज़्यादा नंबर आते थे, मुझे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा। नहीं नहीं कुछ भी हो जाए कि अगर मेरे को जीके में इतने नंबर आते थे, यहाँ कैसे नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता। एग्जाम बेसिकली आपके सारे मॉक्स से डिफरेंट होता है, और क्योंकि वो आपके सारे मॉक्स से अलग होता है इसलिए आपको वहाँ पे एडमेंट नहीं रहना है। दूसरा, हमेशा याद रखें जीके के क्वेश्चंस तभी आप उसको 8 मिनट में कर सकते हैं जब आप जीके के क्वेश्चंस को पहले करेंगे, और अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता तो पैसेज पढ़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है और उसके बाद भी पैसेज पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो पैसेज देखेंगे, वरना जीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलिए। देन इसके बाद आता है अदर पैसेजेस की बात करें, लीगल की, सीआर की, इंग्लिश की, तो आपको पहले पैसेज पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आपको इंग्रेडिएंट पता पड़ते हैं पूरे पैसेज के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँ लीगल और सीआर के अंदर बेसिकली, और इंग्लिश में भी। देखिए याद रखें, आप लोगों के एग्जाम को केवल 2 घंटे मिलते हैं आपको एग्जाम में, और आप लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि आप लीगल का पूरा पैसेज पढ़ें। ये मेरे बच्चों का, स्टूडेंट्स का फीडबैक है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप पूरा पैसेज पढ़ें उसके बाद सोचो ओहो ये तो टफ है मैं बाद में करूंगा। ये हो नहीं सकता। तो फिर क्या करना होता है, अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अपने दिमाग को कंफ्यूजन स्टेट में ना लेके जाएं और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलेगा। ये हो गया। इसके बाद स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, बट अब जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग एरिया बट डोंट हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस अबाउट इट। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तों कि हम स्ट्रॉन्ग एरिया से शुरू करने की स्टूडेंट से बोलते ही क्यों हैं? हम स्टूडेंट से स्ट्रॉन्ग एरिया से शुरू करने की इसीलिए बोलते हैं सो दैट स्टूडेंट बिगनिंग के अंदर कोई थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर ले। एक बार जब वो कॉन्फिडेंस गेन कर लेगा तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, इसलिए हम उसको स्ट्रॉन्ग एरिया से शुरू करने की बोलते हैं। बट जब कोई स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एरिया शुरू करता है और उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से, तो उसके अंदर थोड़ी सी भी गलती होने पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह कम हो जाता है। तो अगर आपकी लीगल अच्छी है, अगर आपकी सीआर अच्छी है, अगर आपकी क्वांट अच्छी है, जीके अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, वॉटेवर इट इज, अगर आप अपना पेपर शुरू कर रहे हैं और शुरू करने के बाद आपने सोचा नहीं नहीं मेरी तो बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, और वहां हल्का सा भी कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस जाएगा। इसलिए ऑप्शन छोड़ें, स्पेस छोड़ें, बफर जोन छोड़ें बीच के अंदर कि हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए पर ये है मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया। इसके बाद नेक्स्ट, अवॉइड अटेम्प्टिंग द सेक्शन दैट कॉज मेंटल फैटिग इन द एंड। अब इसके अंदर 2 चीजें बताऊंगा दोस्तों आपको। बिल्कुल सही बात है, मेंटल फैटिग अगर एंड में हो तो वो सेक्शन एंड में अटेम्प्ट ना करें, बट कोशिश करें कि आपको मेंटल फैटिग हो ही ना। कोशिश करें कि आपको मेंटल फैटिग हो ही ना। 15 मिनट रोज का मेडिटेशन अब से लेके एग्जाम तक, 15 to 20 मिनट्स की वॉकिंग अब से लेके एग्जाम तक। एग्जाम से पहले फुल्ली हाइड्रेटेड रहना, पानी पीना बहुत सारा। एग्जाम से पहले मतलब 1 घंटे पहले नहीं, मतलब एक दिन पहले, और एग्जाम शुरू होने से 2-3 घंटे पहले तक पी लेना, सो दैट आपको जितने भी नेचर्स कॉल आए आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाए, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। एग्जाम के अंदर जब जाना, आप जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी एक्सपर्ट एडवाइस है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा करी है। एग्जाम में जब अंदर जाना है तो अपने वाटर बॉटल के अंदर, जो भी आप वाटर बॉटल लेके जाएं, उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट एंड शुगर का सोल्यूशन मिला के जाना, सो दैट आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज और इंपॉर्टेंट मिनरल्स कम ना हो, बिकॉज गर्मियों में जब आपकी बॉडी स्वेट करेगी तो वो मिनरल्स कम हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखें। सो इससे क्या होगा, आपको मेंटल फैटिग नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 6 के 6 पॉइंट समझ में आए। ये जो मैंने अलग से बताया नीचे ये भी समझ में आया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 4 और पॉइंट जो आपको एग्जाम के अंदर करने हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। पहली बात, डोंट ईट टू मच बिफोर द एग्जाम। देखो ये मत करना कि तुम्हारा 2 घंटे बाद एग्जाम है, मानो 2 बजे से 4 बजे तक, और 1 o'clock को या फिर 12 o'clock को तुम अपनी मम्मी से कह रहे हो मम्मी एक काम करो आज बटर पनीर मसाला बना दो और आलू की सब्जी बना दो बढ़िया, और पराठे बना दो और दही दे दो, मैं खा के जाऊंगा। अरे जंग लड़ने जा रहे हो क्या कि भरे पेट जाके जंगल में जाके बैठना है? एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, और दिमाग अगर तुम्हारी पूरी एनर्जी खाना पचाने में लग गई तो तुम सो जाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी खाना मत खाना। क्लियर है? देन इसके बाद मैंने बताया कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना दोस्तों, क्योंकि उसके बिना आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। लास्ट के 2 पॉइंट अब जो आने वाले हैं, 9th और 10th, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9th और 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 पॉइंट इतने सालों के एक्सपीरियंस से, अपने बच्चों को देख के, खुद के पेपर देने के एक्सपीरियंस से मेरे को सीखने को मिला है। दैट इज डोंट ट्राई टू बी अच्छा और संस्कारी बच्चा, है ना, इन द सेंटर, इन द एग्जाम सेंटर, प्लीज फाइट फॉर योर राइट्स। जब मैं ये बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों?
आप ध्यान से समझिए, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो जो एग्जामिनर होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ में होता है कि आप अगर 2 घंटे का एग्जाम है 120 मिनट्स का मानते हैं तो 120 मिनट्स में बिल्कुल वो एंड में आपको पेपर दें, मतलब जैसे ही 120 मिनट्स बचे हों, -120 मिनट्स बचे हों तो तब पेपर दें, और एग्जैक्ट 120 मिनट या उससे 1 आध मिनट पहले आपसे पेपर ले लें, सो दैट वो सुकून से बैठ पाएँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा करता है, बट ये उनके फायदे की चीज़ है। और आपके फायदे की चीज़ क्या है कि आपको 120 मिनट से पहले जो आपका हक है कि आपको अपनी OMR शीट मिल जाए, ताकि आप अपने नाम, क्रेडेंशियल्स, वो सब चीज़ें भर पाएँ, एंड देन उसके बाद में 120 मिनट पूरे होने के बाद ही आपकी OMR शीट आपसे ली जाए। ये आपका हक है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका हक वहाँ पे कोई ले रहा हो तो आपको 2 काम करने हैं। आपको उनकी आंखों में आंखें डाल के आपको उनको अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, बिना किसी इल मैनर्स के, बिना किसी बैड बिहेवियर के, उनको बोलना है कि रेस्पेक्टेड मैम, रेस्पेक्टेड सर, इट इज आवर राइट टू हैव द OMR 2 to 3 मिनट्स बिफोर द एग्जाम, जैसा कि उसमें लिखा होगा। अगर ये हमारा राइट है तो आप प्लीज हमें OMR दें, सो दैट हम अपने क्रेडेंशियल्स भर पाएं। और दूसरा एंड में, रेस्पेक्टेड मैम, रेस्पेक्टेड सर, इट इज आवर राइट टू गिव एग्जाम टू द कंप्लीट टाइम। आप 5 मिनट पहले हल्ला करना प्लीज शुरू मत करिए कि जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। आप ये नहीं कर सकते। एंड तीसरा दोस्तों, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे सेंटर पे कोई मैम, सर या कोई भी आपस में बात कर रहे हैं, यू कैन वेरी एक्सप्लिसिटली टेल देम कि सर प्लीज प्लीज डोंट टॉक, क्योंकि ये मेरा एग्जाम है और ये मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल समझिएगा कि संस्कारी और अच्छा बच्चा होने से ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेसफुल बच्चा होना। और वो कैसे हो पाएंगे? जब आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एग्जाम के अंदर ना मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि किसी एक सेक्शन के अंदर वो मानो 3rd सेक्शन में अपना वो लीगल अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब लीगल जब उन लोगों ने 3rd सेक्शन में शुरू किया तो बेसिकली उनका 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था मानते हैं। जब वो लीगल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो लीगल अटेम्प्ट करने में क्या गलती कर रहे हैं कि वो लीगल अटेम्प्ट करते समय उनका दिमाग थक रहा है, वो हल्का हल्का फैटिग में है, वो हल्का हल्का किसी और थॉट में, और तब भी उसको अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों? उसमें उनकी एफिशिएंसी जो है, वो एफिशिएंसी उनकी करीबन 30 से लेके 40% डाउन हो गई, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट तो हो रहे हैं पर सही नहीं हो रहे हैं, गलत अटेम्प्ट हो रहे हैं। अब इससे ज्यादा अच्छा क्या है? इससे ज्यादा अच्छा है दोस्तों, इट इज वेरी 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 फार बेटर टू टेक 20 to 30 सेकेंड्स ऑफ एक्टिव ब्रेक, है ना, देन 30 मिनट्स ऑफ इनइफेक्टिव वर्क। मतलब क्या होता है इस बात का? इस बात का सीधा मतलब होता है कि आप अपने एग्जाम के अंदर, आपको लग रहा है आप थक गए हैं, कुछ हुआ है, आप सिंपल पेन डाउन करें, हाथ अपना क्लोज करें या जैसे आप चाहें, और 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड बस अपनी ब्रीथ पे, अपनी सांस के रेट ऑफ फ्लो पे कंट्रोल करें। सिंपल बैठें और इस तरीके से अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करें। जब आप अपनी ब्रीथ को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं तो आपका माइंड बहुत शांत हो जाता है। दीज ऑल आर ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स। इनको जरूर अप्लाई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इनको अप्लाई करने के बाद बताइएगा जरूर कि आपको ये मेथड्स किस तरीके के लगे, आपको ये मेथड्स कितने इफेक्टिव हुए। चलिए अब हम लोग समझते हैं व्हाट शुड बी द राइट स्पीड इन योर एग्जाम। बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछे, सर एग्जैक्ट स्पीड क्या है, कितनी देर में हम लोगों को ये सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है? देखो दोस्तों, राइट स्पीड का मतलब क्या होता है, उसकी फिलॉसफी क्या होती है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। 3 तरीके के केस होते हैं, जिसमें केस 1 एंड केस 2 बिल्कुल गलत है, एंड केस 1 एंड केस 3 बिल्कुल गलत है, एंड केस 2 बिल्कुल सही है। मतलब क्या होता है, स्टूडेंट को स्पीड से पहले समझना चाहिए बैलेंस, स्टूडेंट को स्पीड से पहले समझनी चाहिए सेफ्टी। तुमको कैसे, ये पेपर में कैसे अप्लाई हुआ? पेपर में आपकी एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी होती है आपकी स्पीड से, बट इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि स्पीड जरूरी नहीं होती। मतलब अगर कोई गिरने के डर से कि गिर ना जाऊं 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो गिरेगा तो नहीं पर रेस कभी नहीं जीत सकता, ध्यान समझिएगा। और कभी कोई इस डर से कि रेस ना हार जाऊं 95 या 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है तो उसके गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो गिरेगा ही गिरेगा, और उसके अलावा इस वजह से वो रेस नहीं जीत पाएगा। सो इन दोनों लोगों से अच्छा कौन सा बंदा है जो कि 80 से 85 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, 85 kmph, एंड उसके अंदर वो अपने बैलेंस को भी बनाया हुआ है। तो आपको एग्जाम के अंदर देखना है कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप पैसेज पढ़े और आपको कुछ समझ में नहीं आया, बट ऐसा भी नहीं हो कि पैसेज समझने के लिए आपने एक एक वर्ड को ऐसे कर रख के पढ़ा। आपको एक एक वर्ड को ऐसे भी नहीं पढ़ना है। तो यू शुड बी फास्ट बट बैलेंस्ड, ये आपकी स्पीड तय करती है। नाउ कमिंग हाउ टू इंक्रीज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इंक्रीज करने के 3 पॉइंट बताऊंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं। सबसे पहले, डोंट बी जजमेंटल। जजमेंटल इन व्हाट सेंस? देखो, जब कभी तुम पेपर देने जाते हो, हम सब लोग डेली भी जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम खुद और हमारा क्रिटिक, है ना, सो आई एंड सी, सी मतलब क्रिटिक,
ये दो लोग होते हैं। तो जब कभी हम पढ़ रहे होते हैं, क्वेश्चन गलत करते हैं, हम कहते हैं अरे यार क्या करता है तू, क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, अरे यार ये क्यों गलत कर दिया। अब समझिएगा, ये चीज आपके मॉक में अच्छी लगती है, पेपर में नहीं। पेपर में नहीं मतलब आपका पहले कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, या अभी किसी क्वेश्चन पे आप स्लो हैं, या आगे कोई क्वेश्चन आपके बारे में कुछ आने वाला है, जो भी उस सब के बारे में आपको जजमेंटल नहीं होना है फॉर योर सेल्फ। आपको अपने खुद के लिए जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि जब आप जजमेंटल होते हैं तो आपकी एक्यूरेसी चली जाती है, क्योंकि आपका आधा ध्यान खुद पे जाने लगता है। तो डोंट बी जजमेंटल, ये प्रैक्टिस करेंगे सही हो जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट मिक्स योर रैशनल थिंकिंग विद योर इंट्यूटिव थिंकिंग। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज होती है। देखो, किसी भी पेपर को निकालने के या किसी भी क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। तुमने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखने के बाद सीधा तुमको आंसर आ गया, दैट इज योर इंट्यूटिव थिंकिंग। माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में तुमको आंसर याद आ गया, तुम्हारे सबकॉन्शियस ने आंसर सोचा और तुम्हें याद करके बता दिया, दैट इज योर इंट्यूटिव थिंकिंग। तुमने उसको टिक लगाया और तुम आगे चल दिए। दूसरा तरीका होता है कि तुमने क्वेश्चन देखा और तुमको इंट्यूशन से क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आया, बट कोई बात नहीं, 4 ऑप्शन थे और 4 में से तुमने पहले सोचा कि यार ये तो नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड, ये भी नहीं होगा, मोर एलिमिनेशन मेथड, और उसके अलावा इन दो में से कोई होगा। अब ये दोनों तरीके सही हैं, बट ये ध्यान समझना बेटा, ये बहुत अच्छे लेवल की बातें हैं। अब इसमें गलत तरीका क्या होता है, जब बच्चा इंट्यूशन से टिक लगाने के बाद फिर सोचे ये क्यों लगा दिया मैंने, ये तो नहीं होगा, ये होगा, गलत हो गया पेपर, क्योंकि इंट्यूटिव के साथ रैशनल मिला दी। जब बच्चा रैशनल में काट रहा है तो काटते काटते अब 2 ऑप्शन बचे और उसने सोचा यही वाला होगा लग रहा है, उसने रैशनल के साथ इंट्यूटिव मिला दी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप लॉजिक से सोच रहे हैं तो लॉजिक से जाएं, अगर आपको याद है तो याद से जाएं, अपने लॉजिक के साथ याद और याद के साथ लॉजिक्स को मिक्स मत करिएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ टू करेक्ट द आंसर्स। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पैसेज। अब आप कहोगे सर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पैसेज का क्या मतलब हुआ सर। देखो ध्यान से समझो, जिस तरीके से किसी भी फूड आइटम के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और जब हमको किसी भी अच्छे फूड आइटम को अच्छा बनाना होता है, क्यूजीन को अच्छा बनाना होता है, तो हम लोग वो सब इंग्रेडिएंट्स को याद रखते हैं। ऐसे ही किसी भी पैसेज के अंदर जब आप पढ़ते हैं, चाहे वो लीगल का हो, चाहे वो सीआर का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, जब आप उसे पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे उस पैसेज का पूरा लोकस स्टैंडर्ड तय होता है। बना इसे लोकस स्टैंडर्ड तय होता है मतलब कि उस पैसेज में कहाँ तक की बातें की जा रही हैं। तो जब आप वो पैसेज पढ़ रहे हैं और उसका पूरा लोकस स्टैंडर्ड तय हो रहा है, तो हमेशा याद रखें कि वो उस पैसेज के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपको फास्ट चलना है तो फास्ट चलने के लिए वो इंग्रेडिएंट्स के साथ में फास्ट चलना है, बिना आंख से कुछ देखे हुए फास्ट नहीं चलना है। तो ट्राई टू फाइंड कि इस पैसेज के अंदर ये बातें हैं और इसके आधार पे अब मैं अपना क्वेश्चन करूंगा या करूंगी। मैं मान के चलता हूं आप लोगों को एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों समझते हैं 3 तरीके होते हैं किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट मुझसे अक्सर कर पूछते हैं सर कितने अटेम्प्ट करें, कैसे पता पड़ेगा। मैं कहता हूं यार ये मैं तुम्हारे पेपर में बैठ के नहीं बता सकता और कोई और भी नहीं बता सकता, तुमको वहां डिसाइड करना है। मैं तुम्हें प्रिंसिपल बता सकता हूं जिसपे तुम डिसाइड कर सकते हो। तो बोलते हैं सर बताएं प्रिंसिपल। तो मैं कहता हूं सबसे पहले 1/4, मतलब वो क्वेश्चन जिसके अंदर तुम्हें एक भी ऑप्शन का आइडिया नहीं है, उसमें तुम्हारे ऑप्शन को क्योंकि तुम्हें आइडिया नहीं है इसलिए 4 में से 1 ऑप्शन सही है और नेगेटिव मार्क्स भी बेसिकली 1/4 है, इसलिए ये इक्वल है, इसलिए इसको अटेम्प्ट मत करो जिसमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। फिर आता है 1/3। 1/3 का मतलब होता है कि तुमको 4 में से 1 ऑप्शन पता है जो गलत है, तो तुम्हारी सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और तुम्हारे मार्क्स जो कटेंगे वो 1/4 कटेंगे। तो यहां पे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई मार्क्स बढ़ने की। जब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी मार्क्स बढ़ने की थोड़ी सी बढ़ गई तो तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो बिल्कुल। अगर 1 ऑप्शन भी काट पा रहे हो 4 में से तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड देन फाइनली अगर तुम 4 में से 2 ऑप्शन काट पाए हो तो तुमको वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, वो जरूरी है, वरना सिलेक्शन में चांसेस कम है, क्योंकि फिर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी सही होने की 1/2 है और उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और जिसकी वजह से अगर तुम मानो एक्स्ट्रा 25 या 20 क्वेश्चन करके आते हो जो कि इस तरीके से होते हैं, इसमें 2 ऑप्शन काट पाए, तो उस 20 के अंदर से अगर तुम्हारे 10 सही होते हैं, कितने सही होते हैं, 10 सही होते हैं, 10 गलत होते हैं, 1/2 के हिसाब से हम मानते हैं, तो 10 सही 10 गलत में दूसरे वाले 10 के कितने कटे, 2.5 नंबर कटे, और 2.5 नंबर जब 10 में से गए तो तुमको तब भी 7.5 नंबर प्लस में रहे। आ रहा है समझ में, तब भी तुम 7.5 नंबर प्लस में रहे। तो इसीलिए सीधा नियम है, अगर 2 ऑप्शंस काट पाओ तो करके आना ही आना है, अगर 3 ऑप्शंस का 1 ऑप्शन काट पाओ तो बेसिकली क्या है, कर सकते हो, और अगर 3 के 3 ऑप्शन काट दिए तो तुम्हें भी पता है वो तो सही आंसर हो गया, और अगर एक भी ऑप्शन नहीं काट पा रहे तो कोशिश करो कि उसको ना करो। मुझे लगता है आपको ये वाली बात पूरी समझ में आई। मैं फिर कहूंगा, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और समझें कि किस तरीके से हम लोग अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब समझना शुरू करते हैं इस एग्जाम की सीक्वेंसिंग किस तरीके से रखनी है। सीक्वेंसिंग कैसे रखनी है दोस्तों,
मैं सबसे पहले आपको नोट में बता दूं कि दीज आर द सजेशन, ऐसा नहीं है कि आपकी खुद की कोई अप्रोच नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, आपकी खुद की भी अप्रोच हो सकती है। दीज आर द सजेशन जो आप अपने मॉक में अप्लाई करके देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं लगे तो कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहला अप्रोच होता है स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, बट मैंने जैसा बताया था डोंट थिंक इट इज स्ट्रॉन्ग, एंड व्हेन यू, तो इसको डोंट थिंक इट इज स्ट्रॉन्ग, एंड व्हेन यू एंड विद योर वीकेस्ट सेक्शन थिंक इट इज योर स्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा, सो दैट आपकी उम्मीद का गेम बदले और आप अच्छा करें। तो देखिएगा, स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन एंड एंड विद योर वीकेस्ट सेक्शन, एक अप्रोच हुई। दूसरा अप्रोच होता है नॉट टू स्टार्ट विद जीके, आप जीके से शुरू ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप जीके से शुरू करते हो और बाई चांस मानो कि अगर आपको जीके में नंबर नहीं आए, बाई चांस कुछ हुआ, तो ऐसा ना हो कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए। बट अगर आप कहीं अच्छी जगह से, मतलब हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, आपने कहीं से भी अगर अच्छी जगह से जीके पढ़ी है तो आप जीके से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस पर मेहनत करी हुई है। बट वो अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग जीके को फिलर की तरह भी करते हैं कि वो एक लीगल का पूरा पैसेज कर लिया, 2 क्वेश्चन जीके कर लिए, फिर कुछ सीआर कर लिया, फिर जीके कर लिया। वो लोग ऐसे भी करते हैं, और मैथ्स के लिए भी ऐसे कर लेते हैं लोग, वो फिलर की तरह। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज अप्रोच 3 एंड विद जीके। तो शुरुआत में आपको जैसे भी शुरू करना है, एंड आपको जीके से एंड करना है। बट अगेन दीज अप्रोचेज आर सजेशंस, अगर आप चाहें आपका खुद का कोई वो हो अप्रोच, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसके बाद, जो कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है आपके एग्जाम के लिए। अब हम आ गए हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप पे आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप आपके एग्जाम के लिए क्या है? दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सो अगर पेपर, हमको किसी को नहीं पता पेपर कैसे आने वाला है, मानो मैं आपसे कह रहा हूं 135 अटेम्प्ट करने, और अगर पेपर आ गया लेवल 3 का टफ, मानो लेवल 1 2 का, लेवल प्लस लेवल का टफ लास्ट ईयर आया था, और अब प्लस लेवल 3 का टफ आ गया, तो लेवल 3 के टफ के अंदर अपने आप कट ऑफ भी तो नीचे जाएगी। 103 से कट ऑफ हो सकता है 95 चली जाए, या हो सकता है 90 चली जाए, और हो सकता है पेपर इजी आ जाए। तो पेपर इजी आ जाएगा तो हो सकता है कट ऑफ फिर प्लस लेवल से नीचे और चली जाए कट ऑफ, तो हो सकता है कट ऑफ भी और ऊपर चली जाए, 103 की जगह कट ऑफ 110 चली जाए। तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा इस पेपर के अंदर आपको क्या करना होता है। आपको इस पोजीशन पे रहना होता है दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। बस ये कहानी है, आपको बाकी लोगों से आगे रहना होता है। और आप बाकी लोगों से आगे कब रहते हैं? ऐसा नहीं कि भाग भाग के सबकी कॉपी चेक कर रहा है, भाई तूने कितना अटेम्प्ट किया, तूने नहीं, ये नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना होता है? बस आपको चेक करना होता है कि आप अपनी बेस्ट एबिलिटी से कितना कर पा रहे हैं, आप अपनी बेस्ट एबिलिटी से कितना कर पा रहे हैं। तो ये याद रखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे पेपर के अंदर एकदम से पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्री कंसीव्ड नोशन जो शुरू में बोला था वो उनको समझ में नहीं आता, ना वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो पहली टिप, डोंट वरी अबाउट द अटेम्प्ट्स, ट्राई टू डू एज मेनी एज, बट डोंट वरी अबाउट देम, विद द प्रिंसिपल जो मैंने बताया, किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, वो प्रिंसिपल आपके सामने है, किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लुक फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट। व्हेन आई से लुकिंग फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट, इसका मतलब होता है ये आपके एग्जाम में पूरे में कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम में आपको मैंने फिर बताया, अगर आपने लीगल का पैसेज पढ़ लिया है तो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई लीगल का पैसेज नॉर्मली इतना लंबा होना चाहिए था, पर कोई पैसेज इतना लंबा हो गया है, तो आप कोशिश करें कि आपको पता हो कि यार मेरा सीआर बचा है, इंग्लिश बची है, तो आप देख लें कि यार इस पैसेज को थोड़ा बाद में आगे करूंगा, पहले मैं देखता हूं कि इंग्लिश सीआर के अंदर कैसे हो पा रहा है। या आपको दिखता है सीआर के अंदर कोई पैसेज है बहुत बड़ा हो गया, या आपको दिखता है मैथ्स के अंदर कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर एक वेरिएबल नहीं 3 वेरिएबल दे रखे हैं जिसके बेसिस पे आंसर निकालना है, तो आपको पता होगा कि ये हाई हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनको बाद में लेना है। तो आप पहले किसको लेंगे? पहले आप लो हैंगिंग फ्रूट्स को लेंगे, और जैसे ही पहले आप लो हैंगिंग फ्रूट्स को लेंगे, हाई हैंगिंग फ्रूट्स की जगह आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा जो सेक्शन हो वो टफ होता है। किसी भी एग्जाम के अंदर तकरीबन 35% ईजी होता है, देन उसके बाद में तकरीबन 35% मॉडरेट होता है, एंड 30% टफ होता है। अब ये आगे पीछे रहता है, कहीं कहीं पे 40-20 भी रहता है। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि केवल टफ करके पेपर निकल रहा है, और ज़रूरी भी नहीं है कि केवल इजी करके पेपर निकल रहा है, आपको इसका कॉम्बिनेशन करके एग्जाम निकालना पड़ता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक टिप हो गई कि आप लोगों को ईजी क्वेश्चन पे नहीं जाना है। पहली हो गई थी कि आपको केवल अटेम्प्ट्स के बारे में वरी नहीं करना है, और तीसरी इंपॉर्टेंट टिप होती है दोस्तों, दैट इज अवॉइड द मेज एंड द ट्रैप। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बहुत आसान, कि बच्चा यहां से कभी अंदर गया मेज में, मेज मतलब कोई क्वेश्चन हुआ जो बड़ा ही घुमाने वाला था, और वो क्वेश्चन के अंदर चला भी गया, और जाने के बाद में यहां तक पहुंच के उसको लगा अब यार ये तो मेज है, तो वो क्या होता है शुरू के 1 या 2 मिनट, अगर 1 मिनट लग भी गया तो वापस आके कहता है नहीं यार इस क्वेश्चन में नहीं फंस रहे, अभी पहले आगे का कर लेते हैं। तो दीज आर मेज टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों को
पूरी तरीके से आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है इसको बाद में देखेंगे, इसका ROI अच्छा नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका अच्छा नहीं है। और दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों, अवॉइड द ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर के पेपर में 120% या 110% के हिसाब से मैथ्स का क्वेश्चन बन गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने कहा ये कैसे हो सकता है, उनको लगा और वो सॉल्व करते रहे, बट उस क्वेश्चन में कुछ ग्लिच थी जिसकी वजह से वो एक ट्रैप था। ऐसे ही काफी सारे ट्रैप होते हैं पेपर के अंदर, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको केवल और ट्रैप करने के लिए होते हैं, तो वो 5 से 6 क्वेश्चन, वो 6 से 8 क्वेश्चन, कोई फिक्स नहीं है, आप उनको अवॉइड करें और मेज को अवॉइड करें। देन जब आपका दिमाग शांत हो, आपके ठीक ठाक अटेम्प्ट हो जाएं, जब आप अपने लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले एक बार सेटल कर लें, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, जब आप लो हैंगिंग फ्रूट्स को एक बार सेटल कर लें, उसके बाद इनके पीछे जाएं, क्या समस्या आ रही है बिल्कुल तोड़ दें, ठीक है। तो ये हुए 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। इसके बाद फाइनल आता है दोस्तों एक पॉइंट जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, एंड दैट इज एग्जाम के अंदर आपकी हार और जीत तब तक नहीं होती जब तक एग्जाम पूरा ना हो जाए। सो प्लीज डोंट गिव अप। पेपर में अगर शुरू के 10 मिनट के अंदर कोई सेक्शन ऐसा था जो आपका होना था और वो नहीं हो पाया, या शुरू के 25 मिनट 30 मिनट के अंदर थोड़ा कम आप पीछे रह गए पेपर के अंदर, या कुछ भी हुआ, अभी भी 90 मिनट्स बाकी हैं दोस्त, डोंट गिव अप। इस समय गिव अप नहीं करना होता है। डोंट गिव अप, कीप फाइटिंग, कीप गोइंग। लास्ट के 1 मिनट के एंड भी आपको पूरी फाइट मारनी होती है, लास्ट के 1 मिनट तक भी आपको पूरी फाइट मारनी होती है, आपको गिव अप नहीं करना है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपको याद रखने वाली बात, आपको एंड तक गिव अप नहीं करना है। ये एग्जाम निकालने की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अपने किसी भी कमेंट को और इस वीडियो का आपको क्या फायदा हुआ, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। हाँ, एक बात और, हमारी कोचिंग का 6 मंथ मेगा जी के बैच शुरू हो चुका है फॉर क्लैट 2023। बहुत अव्वल बैच है, हम लोग इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार एडमिशन हो रहे हैं। 19th के एग्जाम के बाद 20th से बैच शुरू होगा। आप लोगों की कोई भी इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म है और डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक है, आप वो वीडियो देख के और फॉर्म भर के हम लोगों से डेमो क्लासेस ले सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।